Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about magnetic disks. हम next जो हमारे पास जो large storage के लिए जो हमारे पास चीज़ available होती है that is magnetic disk. Magnetic disk जो है इसके बारे में ये मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, बट हम यहाँ से इसको डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर से पढ़ेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंड हो। डिस्क इस तरह से होती है स्टूडेंट्स के आपकी जो नॉर्मली मशीन डिस्क होती है वो इस तरह करके, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना दूँ तो ये इस तरह से करके डिस्क इसके अंदर होती है, ठीक है। ये इस तरह करके डिस्क बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें एक साइड पे यहाँ पे ये मोटर लगी होती है जो कि क्या करती है, ये जो एक आपका आर्म सी है, इस आर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस जगह पे ये मूव कर सकती है ये आर्म, ठीक है। यानी ये आर्म ये नहीं है कि ये इधर से उधर चली जाएगी, बीच में से ये डिस्क सेंटर से फिक्स्ड है, ठीक है। और ये जो इसी वजह से इसको बाज़-औक़ात फिक्स डिस्क भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से फिक्स्ड है और उसके नीचे मोटर लगी हुई है, और ये मोटर क्या करती है, या तो इसको इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवाती है या इसको इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवाती है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाती है। ओके, सो अब देखते हैं इसको कि ये डिस्क वर्क कैसे करती है। इसकी वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क एक लार्ज स्टोरेज के लिए हमारी डिवाइस है। सो हम देखते हैं डिस्क को जब आप फॉर्मेट करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे राउंड करके ट्रैक बन जाते हैं। ये आप देख रहे हैं जो ये चीज़ बनी हुई दैट इज़ अ ट्रैक, और जैसे ये बना हुआ है ये भी एक ट्रैक है, ठीक है। और इसी तरह जो फॉर्मेट है वो क्या करता है, इस ट्रैक को मजीद लॉजिकल हिस्सों में, ये सारा लॉजिकल है, याद रखिएगा, ये दिस इज नॉट अ फिजिकल थिंग। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये मैप होता है जो डिस्क के ऊपर उसने मैप बनाया होता है, ताकि क्यों वो ऐसा करता है, ताकि उसको वो इसको कैलकुलेट कर सके। याद रखिएगा ये जो आपकी आर्म लगी हुई है, इसके यहाँ पर हेड लगा हुआ है। ये जो हेड है ये क्या कर सकता है, ये इधर नीचे जो डिस्क के ऊपर डेटा है या उसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। और ये जो डिस्क है ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, सो इसके ऊपर कुछ भी डेटा रीड राइट किया जा सकता है। सो ये जो हेड है ये इसके ऊपर ऐसे मूव करता है, ठीक है। सो इसके ऊपर ऐसे डेटा लिख सकता है। सो ये जो चीज़ है, ये जो पट्टी है आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल उस तरह से जैसे एक टेप होती है, लाइक मैं अब इसको यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ तो ये ऐसे है, ठीक है। ये इस तरह करके ये टेप है, ठीक है। ये सॉरी ये डिस्क ऐसे पट्टी सी बनी हुई है जिसके ऊपर डेटा सेव होता है, और इसके ऊपर अगर डेटा सेव होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं, यानी अगर वो ये हेड जो है इसके ऊपर ऐसे डेटा सेव कर रहा है तो इसका मतलब कोई डेटा यहाँ लिख रहा है, कोई यहाँ लिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे डेटा ड्रॉ करता है, और ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ, ये लीजिए बड़ा करके, ताकि मुझे ये ज़्यादा नज़र आए। और मैंने किसको बनाया है, मैंने स्टूडेंट्स इस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऑब्वियसली ऐसे करता हूँ, मैं इसको मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर डिवाइड करता जाता हूँ। मैं कहता हूँ 1 2, ठीक है, और मैं कहता हूँ 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक और मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ, तो ये मेरे पास कितने बॉक्सेस हो गए, 8 बॉक्स हो गए, ठीक है। सो आपको ये अंदाज़ा हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है जिसके अंदर डेटा, ये हेड जो है इसके अंदर डेटा ऐसे राइट कर रहा है, बेसिकली वो कर क्या रहा है, वो कर ये रहा है कि वो ऐसे हेड इसके ऊपर, जैसे ये फिंगर है ना, ऐसे हेड है, ठीक है, हेड इसके ऊपर ऐसे मूव करता है, ठीक है। अब हेड जब यहाँ पर आता है, फर्ज करें, अब इसका मतलब वो इस एरिया, जब हेड मूव करता है तो वो जंप करता है, यहाँ से यहाँ जंप करता है, यहाँ से यहाँ जंप करता है, यहाँ से यहाँ जंप। सो ये इन बॉक्सेस के अंदर वो जंप करता है, ठीक है, हेड इस तरह मूव करता है। अगर हेड क्या करेगा, हेड यहाँ पे कोई डेटा राइट कर देगा तो एक्चुअली होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर इसके अंदर 1 लिखा जाएगा, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इस पूरी डिस्क के अंदर 0 लिखा गया। फर्ज करें हेड क्या करता है, यहाँ पे भी 1 लिख देता है। अब ये हेड ने क्या किया, 1 बाइट का डेटा इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। सो
दिस इज हाउ हार्ड डिस्क के अंदर डेटा जो है स्टोर होता है। और आपको पता है कि अगर वंस मैं अगर इसको ये वन कब होगा, अगर ये मैग्नेट है यहाँ पर, अगर ये मैग्नेटाइज हो गया तो इस मैग्नेट को ये हेड जो है सेंस कर सकता है। सो ये मैग्नेट का मतलब ये है कि ये वन है, ठीक है। सो अगर डेटा वन इधर स्टोर हुआ, अगर इसको वंस उसने यहाँ पर इस एरिया को मैग्नेटाइज कर दिया तो ये मैग्नेट ही रहेगा, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। सो दिस स्टोरेज इज विल बी अ परमानेंट स्टोरेज। दैट इज वाई हम कहते हैं कि डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज है। और अगर पावर को कट कर दिया जाएगा तो भी डिस्क के अंदर डेटा स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। सो दिस वे, इन दिस वे डेटा इसके ऊपर स्टोर हो सकता है। इस पूरा ये जो पार्ट है, ये छोटा सा जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा जो था, ये वाला जो एक राउंड शेप में पूरी आपकी ये चीज बनी हुई है, इसको ट्रैक बोलते हैं और इसको सेक्टर बोलते हैं। तो जो डेटा है वो सेक्टर्स के अंदर राइट होता है, ठीक है। सो सेक्टर्स का, ट्रैक्स का, इनका साइज होता है और डिफरेंट भी होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है फॉर्मेटिंग के ऊपर कि इसका साइज क्या होगा। लेकिन देयर इज अ कैच। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने की? इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स ये है कि इस डिस्क के अंदर ये एक मोटर लगी हुई है जो इस डिस्क को घुमा रही है, वो बहुत स्पीड से घुमा रही है। और इसी तरह यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है जो इसको मूव करती है। मैं कहता हूं कि आसानी के लिए मैं जो मार्केट के हवाले से बात कर लेता हूं, तो मैं कहता हूं कि यानी 7200 आरपीएम ये क्या कर रही है, आरपीएम, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये जो डिस्क है 7200 आरपीएम का मतलब क्या है कि ये 7200 रेवोल्यूशंस करता है। यानी रेवोल्यूशन का मतलब ये एक चक्कर काटता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर एक चक्कर जो है एक रेवोल्यूशन है, एक चक्कर है, ठीक है। सो कितने 7200 चक्कर वो लगा लेता है कितने पर मिनट के अंदर। सो अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं और मैं ये कहूं कि ओके, मैं कैलकुलेटर ले आता हूं आपके पास, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसको ले आता हूं और मैं कहता हूं कि 7200, ठीक है, और मिनट के अंदर एक मिनट में कितनी सेकंड्स होते हैं, डिवाइडेड बाय हम वो सेकंड से कर लेते हैं। तो 60 से डिवाइड कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो पर सेकंड आ जाएगी। अब देखिए ये इसका मतलब ये डिस्क जो है 120 रेवोल्यूशन 120 चक्कर लगाती है एक सेकंड में। सो ऑब्वियसली आपके जहन में फौरन आएगा नहीं ये बड़ी फास्ट है। नहीं, ये फास्ट नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको सीपीयू के हवाले से बात करें तो सीपीयू के हवाले से ये बहुत स्लो है, ठीक है। सो ये इतनी स्लो है कि सीपीयू इसके साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सो ये एक कैच है, ये एक प्रॉब्लम है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जब हार्ड डिस्क से डेटा लेना होता है तो इस हार्ड डिस्क को कहता है कि इस हार्ड डिस्क के अंदर एक रैम लगा देता है, छोटी सी बफर लगा देता है, ठीक है, रैम मेमोरी लगा देता है। यहां से डेटा उठा के उस बफर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ये इसको कहता है डेटा स्टोर करो बफर में, ये बफर में स्टोर करता है और वो फौरन उठा के ले जाता है, ठीक है। सो क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट है, वो बफर में से फौरन डेटा ले जाता है और ये वर्किंग करती रहती है, ठीक है। सो लेकिन सीपीयू इसका वेट नहीं करता कि ये डेटा लोड करेगा और फिर मैं लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जब डेटा बफर भर जाता है, अब ये सीपीयू को कैसे पता चलेगा? सो स्टूडेंट, सीपीयू के पास एक टाइमर होता है, उसने टाइमर लगाया होता है, उसको पता है ये कितनी स्पीड से काम करती है। जो ही बफर भरेगा उसको पता है इतने टाइम के अंदर बफर भरेगा, जो ही बफर भरता है वो एकदम से डेटा उठा के ले जाता है, ठीक है। इसको नहीं कहता कि तुम रुको मैं डेटा लेके जाऊंगा और फिर मैं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये डेटा को फिल करती जाती है बफर के अंदर, वो डेटा वहां से उठा के ले जाता है, ठीक है। सो ये डिवाइसेस जो होती हैं ये हार्डवेयर के तौर पर सिंक्रोनाइज हुई होती हैं, ओके। इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं कि एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर के साथ सिंक हुआ होता है, तभी वो आपस में मिल के काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे ट्रैक के अंदर डेटा स्टोर होगा, ये बात बता दी। बट होता ऐसा नहीं है, आमतौर पर एक डिस्क नहीं लगी होती बल्कि मल्टीपल डिस्क लगी होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो होता ये है कि ये वाला जैसे एक ट्रैक है, आप देख रहे हैं ना, ये ट्रैक आपको नजर आ रहा है। इसी तरह जहां इस जगह पे अगर ट्रैक है तो इस जगह पे भी एक ट्रैक है और इस जगह पे,
ये सारे ट्रैक मिल के एक सिलेंडर बनाते हैं, और इस सिलेंडर जब डेटा राइट होता है तो इधर होता है, फिर इधर भी होता है, और ये भी होता है कि डिस्क के दोनों साइड पे राइट होता है, ऊपर वाली साइड पे भी राइट होता है, नीचे वाली साइड पे भी होता है। इसको बोलते हैं डबल साइड डिस्क, ठीक है। सो बेस्ट यूटिलाइजेशन होती है, एक साइड पे डेटा नहीं राइट होता, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हेड इधर ऊपर भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा, और हेड यहाँ पे तो एक हेड लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाली जो बार होगी उसके ऊपर एक हेड ऊपर वाली डिस्क के लिए होगा, एक हेड नीचे वाली डिस्क के लिए होगा। जैसा कि ये आप देख लेंगे इधर आपका ये जो हेड है, ये इसके यानी जरूरी नहीं, ये जैसे यहाँ पर तो डायग्राम के अंदर आपको दो हेड शो किए गए ना, अलग-अलग आर्म हुई है, ये अलग-अलग आर्म नहीं होती, ये एक ही आर्म होती है नॉर्मली, और उसके ऊपर ही होता है, और ये सिंक हुई होती है। ये सारी आर्म आप देख रहे हैं, ये एक ही मोटर इसको कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं होता कि कई मोटर्स लगी हुई, ऐसा नहीं होता। सो ये वाली डायग्राम जो है ये करेक्ट है, इसके अंदर ये बिल्कुल सही है, और इसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने मतलब उसको चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा हुआ। और ये देखें, ये रेवोल्यूशन की आपकी बात की। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। अब क्योंकि डिस्क्स बहुत सारी होती हैं तो और ये इनएक्सपेंसिव होती है, इतनी एक्सपेंसिव, ये मैग्नेट जो होता है ये इतना महंगा नहीं होता, आपको पता है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो ये एक इनएक्सपेंसिव सी चीज़ होती है, और ये बहुत लार्ज स्टोरेज होती है। आपको पता है कि ये इवन टेराबाइट्स तक भी आपको डिस्क मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल हैं। 500 GB तक तो आमतौर पे आपका हर स्टूडेंट ही तकरीबन यूज़ कर रहा होता है। सो ये आपकी वो डिस्क्स हैं जो कि आपकी जो है मैग्नेटिक डिस्क्स हैं, ठीक है। सो इससे आगे बढ़ते हैं, क्विकली हम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सो इसको मैंने डिटेल के अंदर पढ़ाया आपको। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डिस्क के बाद मैग्नेटिक टेप्स की बात होती है। मैग्नेटिक टेप्स का वही असूल है जो मैंने अभी इसको आपको बताया। मैग्नेटिक टेप क्या होती है, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से मैग्नेटिक टेप होती है, और इसके ऊपर उसी तरह मैंने आपको कहा था कि यहाँ डेटा है और यहाँ पे आपको शो किया था डेटा। मैग्नेटिक टेप के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर यहाँ पे हेड लगा होता है जो कि इसके अंदर डेटा राइट करता है, और हेड इधर उधर मूव नहीं करता बल्कि इधर मूव करता है, ठीक है। इस तरह मूव करता है हेड, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, और यहाँ पर भी ये मोटर जो होती है ये इस टेप को इधर रोटेट करवा के, इधर घुमा के, इधर फिट करवाती है, ठीक है। सो टेप की मूवमेंट या इस डायरेक्शन के अंदर होती है, या फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी, या दूसरा ये वाला जो होता है वो इसको ऐसे करेगा। एक डायरेक्शन को हम फॉरवर्ड कह देंगे, एक को रिवर्स कह देंगे। सो ये टेप इस तरह से काम करती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ एक मोटर लगी हो और वो वही उस टेप को उधर भी मूव करवाए, इधर भी मूव कराए, और ये दोनों यानी सिस्टम कुछ ऐसे बना हुआ हो, ऐसे भी होता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता था कि यहाँ पर एक मोटर लगी होती थी, दो नहीं लगी होती थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप्स को। मैग्नेटिक टेप्स हमने देख ली, हमें ये समझ आ गया, ये इसकी फंक्शन वही है। आप देखें जो यहाँ पे काम हो रहा है वही यहाँ पे हो रहा है। फर्क क्या है, आपके जहन में ये आएगा कि फर्क क्या है, फिर फर्क भी हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है कि ये जो हेड, ये जो आपका हेड है ये इस आर्म के साथ लगा हुआ है। ये आर्म क्या करती है, ये ऐसे इस यानी ये आर्म क्या करती है, ये आपके ट्रैक टू ट्रैक मूव करती है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के ऊपर जंप करती है, ठीक है। और उसके ऊपर से डेटा यूज, याद रखिएगा अगर ये बीच में गैप है तो इस गैप के अंदर नहीं ये जाएगा कभी भी, ये जंप करके दूसरे ट्रैक पे जाएगा। ये इसकी मूवमेंट होती है इस हेड की, ठीक है, क्योंकि इसने डेटा इसके अंदर राइट करना होता है। ओके, सो अगर इसने किसी जगह डेटा राइट करना है तो ये जंप करके फौरन पहुंच जाएगा। क्योंकि जंप करके फौरन पहुंच जाएगा, इस चीज को हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सेस है। क्योंकि ये डिस्क तो रोटेट हो ही जा रही है, तो ये इस हेड ने फौरन थोड़ा सा मूवमेंट करना है, ये फौरी तौर पर जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी बात करते हैं, फर्ज करें इस हेड यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या होगा, फर्ज करें ये एक रिकॉर्ड पड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब ये जो रिकॉर्ड है ये क्या करेगा, ये वाला रिकॉर्ड जो है अगर इसने रीड करना है तो ये क्या करेगा, इस टेप को इधर घुमाएगा, इस तरफ ये मोटर को घुमाएगा, ये टेप इस तरफ आएगी, ये रिकॉर्ड इधर आएगा।
इसके नीचे आएगा, फिर ये रीड करेगा। और इसको कैसे पता चलेगा रिकॉर्ड है, ये हमने आपको याद होगा कि एवोल्यूशन के बारे में, जब हमने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपको ताकि आपके जहन में वापस आ जाए चीज़ें। ओके, सो इसको यहीं पे रखते हैं, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो स्लो हैं, हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा स्लो हैं, ठीक है। ये बहुत स्लो मीडियम है, लेकिन पहले ये यूज़ होता था। ओके, इनपुट के लिए हम इसको यूज़ करते थे, ठीक है, और आउटपुट के लिए भी इसको यूज़ करते थे। सो ये आईओ डिवाइसेस के तौर पर ये काम करती हैं। हार्ड डिस्क भी आईओ डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप भी आईओ डिवाइस है। इसके बाद स्टूडेंट्स स्टोरेज हायरार्की के बारे में पढ़ते हैं। स्टोरेज हायरार्की, हमारे पास ये डायग्राम है। ये डायग्राम ये बताती है कि फास्टेस्ट नोन जो मेमोरी है वो रजिस्टर है, उसके बाद कैशे है, उसके बाद मेन मेमोरी है, उसके बाद ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैं सारी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है ना स्टूडेंट्स, ये आपकी SSD जो डिस्क है, सॉलिड स्टेट जो डिस्क है, ये वो उसकी बात हो रही है। आपको पता है ये जो सॉलिड स्टेट डिस्क है ये इक्विवेलेंट टू रैम है, ये मेमोरी की तरह की है, सिर्फ ये है उसका साइज बड़ा है बस। सो इन दोनों की स्पीड तकरीबन एक जैसी है, ठीक है। और इसके बाद ये फास्ट है, यहां तक डिवाइसेस सब फास्ट हैं और बेहतरीन काम होता है। अब जब ये मैग्नेटिक डिस्क आती है तो ये स्लो हो जाती है, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल डिस्क भी आपकी राउंड शेप में डिस्क होती है, ठीक है। सो उसको भी आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे ये राउंड शेप में होती है। डेटा जो है अगर चलें उसको हम ड्रॉ करें तो ऐसे करके, अगर ये राउंड शेप के अंदर है तो और यहाँ से सेंटर से वो अगर फिक्स्ड है तो डेटा इसके अंदर ऐसे राइट होता है, ठीक है। इस डेटा को बोलते हैं सेशन, या और ये जो है ये एक वो टेप की तरह का वो चीज़ बन जाती है, ठीक है। सो डेटा इसके अंदर होता है। और ऑप्टिकल के अंदर डेटा जो है वो आमतौर पर यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल डिस्क होती है या सीडी डिस्क होती है, सीडी डिस्क के अंदर 3 लेयर्स होती हैं या 5 लेयर्स होती हैं। तो सेंटर वाली जो लेयर होती है वो रिफ्लेक्टर होती है, यानी कि आपका आईना होती है, शीशा जैसे होता है उसकी तरह होती है। आईना जो है वो क्या करता है, इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम इसके ऊपर लाइट को थ्रो करें, ठीक है, सो एक तरफ आपका लेजर लाइट होती है जो इसके ऊपर डालते हैं, अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई तो इट मींस कि ये डिस्क के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है वो 0 है, ठीक है। अगर लाइट उसके अंदर थ्रू हो गई और दूसरी तरफ चली गई और सेंसर ने उसको डिटेक्ट कर लिया तो इसका मतलब है वो 1 है, ठीक है। सो इस तरह से ये डेटा 0-1 की फॉर्म में यहाँ पे होता है। और इसके ऊपर उसी तरह से ऐसे करके ये अगर इसको देखेंगे तो ये टेप उसी तरह से ऐसे टेप की तरह की चीज होगी ऐसे, और ये जो चीज है, ठीक है। और इसके ऊपर उसी तरह ऐसे करके डेटा जो है ना आपका रीड होगा, और हेड जो है ना इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो हेड है वो आपका ऐसे मूव करता है, ठीक है। हेड जो है वो आपका इस फॉर्म में होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे अगर बनाऊं हेड तो समझ लें इस तरह से हेड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ऐसे आगे और पीछे, यहाँ से ये फिक्स्ड है, ये इधर तक मूव करेगा, फिर इधर इस तरह मूव करेगा, ठीक है। सो ये डिस्क के अंदर से डेटा इस तरह से रीड राइट करता है। और अगर इसके ऊपर मूव करता है तो ऐसे मूव करता है, यानी कि अगर ये टेप के ऊपर ये एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो उसके ऊपर से डेटा उठा लेता है 8 बिट। उसी तरह जैसे आपका मैकेनिज्म स्टूडेंट्स सेम है, कोई फर्क नहीं है। सो इसका रीड राइट करने का मेथड वही है, ये ऑप्टिकल डिस्क होगी। इसी तरह आखिरी जो चीज थी मैग्नेटिक टेप सी, जो मैंने आपको बता दी है, और उसी का मैकेनिज्म सब जगह पे यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज आती है कोहेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं कि कोहेरेंसी क्या होती है और कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है। सो हम इसको 1 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूँ, मैं फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग मेमोरी कोहेरेंसी और मेमोरी की कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे थे। सो मैं आपको इसको समझाता हूँ इस तरह से कि मेमोरी कोहेरेंसी क्या है और कंसिस्टेंसी क्या है, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है, इन दोनों को हम समझते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कोहेरेंसी से मुराद ये होती है कि आप किसी एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, विद इन अ सिस्टम कर रहे हैं या जिस तरह भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास मेमोरी का जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक है। चले मैं बात कर देता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास एक वेरिएबल जो है वो ए है और इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 4, ठीक है। सो ये आपके पास वेरिएबल है, ठीक है।
अब आप क्या करते हैं, आपके पास एक प्रोग्राम है जिसको आप कहते हैं कि प्रोसेस 1 है, ठीक है, और इधर आपके पास प्रोसेस है, एक और प्रोग्राम है जो रैम के अंदर चल रहा है, वो प्रोसेस 2 है। ये दोनों जो हैं, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये दोनों इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं तो ये कैसे काम करेगा, ये देखिए। अब ये प्रोसेस क्या करता है, ये इसके ऊपर जो ऑपरेशन लगाता है, चले मैं आपके आसानी के लिए मैं कह देता हूं कि ये क्या करता है, ये ऑपरेशन ऐसे लगाता है इसके ऊपर, ये कहता है कि जो ऑपरेशन है a++ है, ठीक है, यानी वो क्या करता है, इस a वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये वाला प्रोसेस क्या करता है, a वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहा है, सो ये काम कर देगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, ये प्रोसेस जो है ये a वेरिएबल को, यानी जो आपका a वेरिएबल है इसको माइनस चले कर देता है, ठीक है। ओके, ये दो काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इस P1 ने इस वेरिएबल को, याद रखिएगा ये वेरिएबल है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है, ये डिक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। सो पहले क्या किया, मैं कहता हूं प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये और ये दोनों इसको एक ही वक्त में एक्सेस कर लेंगे, तब प्रॉब्लम आएगी। अगर इसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया तो वैल्यू इसकी क्या पड़ी हुई है 4, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करूं तो इसने इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, इसकी a की वैल्यू बन जाएगी 5, ठीक है, यही हो जाएगी। ओके, इस तरह इसने सेम टाइम पे इसने इसको इंक्रीमेंट किया, इसने क्या किया, इसकी वैल्यू गेट की 4 और इसको डिक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू क्या इसके पास आ गई, ठीक है। अब देखें, इस प्रोग्राम के पास इस वेरिएबल की वैल्यू है 5 और इस प्रोग्राम के पास इस वेरिएबल की वैल्यू है 3, ठीक है। दिस इज प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखें इस तरह से है, या एक और तरीका यूं कह सकते हैं कि ये जो है ये राइट कर रहा है, या इसको हम नहीं कहते, हम कहते हैं ये नहीं राइट कर रहा, ठीक है, इसको भी गायब कर देते हैं, हम कहते हैं ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये जो चीज है इसको भी हम खत्म कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं ये नहीं काम कर रहा, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं, हम कहते हैं ये नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, ये जो है इसको सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये इसको एक्सेस कर रहा है। तो अब देखें, जब ये इसको इंक्रीमेंट कर रहा था, ये इसको एक्सेस कर रहा था, इसने क्या किया, इसने इसकी वैल्यू 4 देखी और अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दी, और जिस वक्त इसने 4 देखी उसी वक्त साथ ही इसने क्या किया, इसने इस वैल्यू को इंक्रीमेंट, ये वाला ऑपरेशन ये वाला कर रहा था, ये इसको गेट कर रहा था वैल्यू को, ठीक है, और ये क्या कर रहा था, ये इसके अंदर इंसर्ट कर रहा था वैल्यू, सो इसने इसको 5 कर दिया, ये 4 वैल्यू लेके गया और यहाँ पे वैल्यू हो गई 5। अब देखें, अब मसला ये है कि ये इन दोनों के दरमियान में कोहेरेंसी होनी चाहिए, इस और इस प्रोसेस के दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। सो दिस इज अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज हम ये करते हैं, एक और बात करते हैं, ठीक है, यही बात हम इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज होती है, ये हमने बात की कोहेरेंसी की, ठीक है, कि ये इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान में कोहेरेंसी होनी चाहिए, ये कोहेरेंट होने चाहिए, इन दोनों के दरमियान में कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि इस वेरिएबल को एक्सेस, जब इसने एक्सेस करना है तो उस वक्त ये ना कर रहा हो, जब ये कर रहा हो तो ये ना। सो इस तरह की कुछ असूल बने हुए हों जिसके तहत इस वेरिएबल को एक्सेस किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि जब आप नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं तो एक वेरिएबल फर्ज करें एक जगह पड़ा हुआ है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू जितनी भी कैशेज होती हैं, जितनी भी कैशे के अंदर वैल्यू वो पड़ी होती है वो सेम होनी चाहिए। फर्ज करें एक प्रोग्राम जो है रिमोट कंप्यूटर पे चल रहा है और एक कंप्यूटर मेरे इस लोकल मशीन पे चल रहा है, तो यहाँ पे अगर एक ही वैल्यू 4 है तो जो रिमोट मशीन है उसके ऊपर वैल्यू भी 4 होनी चाहिए, ये ना हो कि उसके ऊपर कुछ और वैल्यू हो, ठीक है। सो अगर वैल्यू यानी एक कैशे के अंदर वैल्यू कुछ और है और दूसरे कैशे के अंदर कुछ और है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इनकंसिस्टेंसी है वहां पर,
ठीक है। सो इस इनकंसिस्टेंसी को और कोहेरेंसी को हैंडल करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्राम बीच में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये थोड़ा सा है, इसको हम आगे चल के मज़ीद डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको इतना ही रखता हूँ, मैं आगे चलाता हूँ इसको। इसको आगे चलाते हैं और इसको जल्दी से आगे भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट, डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर हम लोग इसको स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि डुअल मोड क्या है। ओके स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डुअल मोड के अंदर काम करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं। अगर मैं इसको इसे ड्रॉ कर लूँ, ये जैसे रैम के अंदर आपको याद होगा मैंने इसे ड्रॉ किया था और मैंने कहा था कि ये जो रैम है इसके अंदर आपका यहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ओएस है और इसके अंदर यहाँ पर आपके यूजर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से चल रहा है। अब देखें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया के अंदर ये यूजर के प्रोग्राम जो है इस एरिया के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरिया, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने किसी प्रोग्राम को यूजर के प्रोग्राम को एक्सेस नहीं करने देता। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम लिखे हैं वो मशीन को एक्सेस करते हैं, हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो वो हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स है। सो इस तरह से है, ओके। सो ये इस तरह से वर्किंग होती है, ओके। मॉनिटर के अंदर अब देखें ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोड, यानी जब सीपीयू जो है यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन या यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो वो मॉनिटर मोड के अंदर है, ठीक है। सो वो प्रोटेक्टेड मोड के अंदर है। और जब वो यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था तो वो यूजर वाले एरिया के अंदर होता है। सो स्टूडेंट्स, सॉरी, देयर आर टू मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। एक मोड जो है आपका मॉनिटर मोड है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मॉनिटर मोड में काम कर रहा होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम्स है उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, या यूजर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो इस तरह से आपका ये डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये इस तरह से काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डुअल मोड में काम करता है, ओके। सो इसको हम आगे लेके चलते हैं यहाँ तक इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डुअल मोड है ये क्यों यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी देख लेते हैं। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, जितना भी हार्डवेयर होता है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। वो चाहता है कि हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम है वो मॉनिटर मोड के अंदर लिखा हुआ हो। सो ये जब वो हार्डवेयर को एक्सेस करता है तो वो यूजर मोड से, अगर यूजर कहता है कि हार्ड डिस्क से एक फाइल फेच करके लाओ, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, यहां से इधर मॉनिटर मोड में आएगा और ये क्या करेगा, ये डिस्क में से फाइल को लोड करेगा रैम के अंदर और फिर इसको कंट्रोल रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ये इस तरह से होता है। सो ये मॉनिटर मोड में आता है, कभी यूजर मोड में। सो ये मैंने एक एग्जांपल दी, ऐसी सैकड़ों एग्जांपल हो सकती हैं, ओके। सबसे पहला काम वो क्या करता है कि इनपुट आउटपुट को यानी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आईओ को प्रोटेक्ट करता है, पहली बात। दूसरी फिर चीज क्या है कि यानी आईओ से मुराद ये है कि किसी भी हार्डवेयर को अगर यूजर प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि यार फलाना प्रोग्राम जो है वो अगर हार्ड डिस्क में से एक फाइल प्रोग्राम लोड कर रहा है तो दूसरा प्रोग्राम, अगर फर्ज करो 2-3 और प्रोग्राम है जिनको फाइल लोड करवानी है तो उनको वेटिंग में डाल देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक वक्त में एक काम हो सकता है। हार्ड डिस्क एक काम कर सकती है, दो काम नहीं कर सकती। सो ऐसा होता है कि या ये भी हो सकता है कि वो मिक्स करके कुछ काम एक का कर दे, कुछ काम दूसरे का कर दे, इस तरह भी कर सकता है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है कि किस प्रोसेस का इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, वो प्रोसेसेस के अंदर जो वर्किंग है उसको डिवाइड करता है। तो आईओ को प्रोटेक्ट करता है। वो ये यूजर का प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यानी किसी भी डिस्क को या आईओ डिवाइस को एक्सेस नहीं करता, बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ये काम करता है, ठीक है। सो इस तरह क्या होता है, इस तरह प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होती। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन बना के रखता है, ठीक है। सो ये चीज हम सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर के अंदर मजीद डिटेल के अंदर सिंक्रोनाइजेशन को हम पढ़ेंगे, ओके। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन की। ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब मेमोरी को एक्सेस करना होता है तो हमारे पास लॉजिकली एड्रेसेस होते हैं। मसलन मेरे पास जो प्रोग्राम है, ठीक है, फर्ज करें मेरे पास जो प्रोग्राम है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि मुझे पता ही कोई नहीं है कि रैम के अंदर, जैसे ये रैम है, मुझे क्या पता रैम की किस मेमोरी लोकेशन पे मैंने स्टोर करनी है। सो मैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन नहीं लिख सकता।
मैं अपने मेरा जो प्रोग्राम है उसको ये नहीं पता होता कि रैम की किस जगह पे वो जाके प्रोग्राम स्टोर होगा। ये किसको पता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जब कोई डेटा को एक्सेस करता है तो अब फर्ज करें यहां पर एक प्रोग्राम स्टोर हुआ है, यानी यहां पर एक प्रोग्राम स्टोर हुआ है। चलिए मैं कह देता हूं कि ये इस एरिया के अंदर एक प्रोग्राम स्टोर हुआ है, ठीक है। और यहां से हम रिक्वेस्ट करते हैं एक डेटा की। अब मेमोरी प्रोटेक्शन क्या है? मेमोरी प्रोटेक्शन ये है कि हम लोगों को हम जो यूजर का प्रोग्राम होता है, यूजर प्रोग्राम को लॉजिकल एड्रेस पता होते हैं, रियल फिजिकल एड्रेस नहीं पता होता है। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हमें इसका नहीं पता। मेरे पास जो एड्रेस है वो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहाँ पे एड्रेस लिखे हुए हैं, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अब फर्ज करें मेरे ये प्रोग्राम के पास ये एड्रेसेस है। अब फर्ज करें मैंने इस 4 वाले, ये जो 4 वाला एड्रेस है, अब मैंने इसको एक्सेस करना है, ठीक है। ये इसको मैंने एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं, ठीक है। सो मैंने रिक्वेस्ट की 4 की, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे इस प्रोग्राम को जब यहां पे स्टोर किया, ठीक है, तो वो तो एड्रेस कुछ और है, मैं तो 4 की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहां तो 4 कहीं और होगा, हो सकता है 4 इस जगह हो, तो ये तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया हो, तो मुझे तो नहीं ये दे सकता। सो ये क्या करता है? ये 2 रजिस्टर्स यूज करता है, एक बेस और एक लिमिट, ठीक है। और क्या करता है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है ये लिमिट के अंदर आती है, ये लिमिट होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? चेक करता है कि ये जो सारी वैल्यू है ये लिमिट के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये विद इन लिमिट हो, लिमिट रजिस्टर क्या कर रहा होता है? लिमिट रजिस्टर के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स लिखे होते हैं, ठीक है। बेस रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है? बेस रजिस्टर के अंदर ये एड्रेस लिखा हुआ है, कौन सा वाला? ये एड्रेस, ठीक है। ये बेस रजिस्टर के अंदर ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। जो मेरा प्रोग्राम है वो ये वाला है, ठीक है। सो ये बेस के अंदर ये काम उसने लिखा हुआ है। और लिमिट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस लिमिट रजिस्टर के अंदर उसने लिखा हुआ है नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन द साइज ऑफ द रेंज, ठीक है। मसलन ये कितने, फर्ज करें ये जो प्रोग्राम है, मैं कहता हूं कि ये प्रोग्राम फर्ज करें 100 बाइट्स का है, ठीक है। तो वहां पे क्या लिखा होगा? वहां 100 बाइट्स लिखा होगा, इसके अंदर 100 लिखा होगा लिमिट रजिस्टर में, ठीक है। सो जब मैं 4 कॉल करूंगा तो 4 जो है वो लिमिट रजिस्टर के अंदर ही आ रहा है ना, ठीक है। 0 से 100 तक 4 जो है उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। सो वो क्या करेगा? वो कहेगा ओके ठीक है, सही है, ठीक है, इसके अंदर ही है। क्लियर होगी बात? और अगर उसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ओके है, ठीक है। सो ये पहले वो चेक करता है, किस चीज को चेक करता है? लिमिट को चेक करता है। वो कहता है जी लिमिट ठीक है कि नहीं है। अगर लिमिट ठीक है, ठीक है, तो वो फिर आगे चलेगा, ठीक है। अगर मेरे पास टोटल एड्रेस आया हुआ है तो वो एड्रेस क्या होगा? बेस प्लस लिमिट होगा, ठीक है। सो 2 एड्रेस आते हैं, तो अगर मेरा प्रोग्राम रिक्वेस्ट करे बेस से ग्रेटर देन, यानी वो ये जो बेस है ये बेस एड्रेस से ग्रेटर वाली साइड यानी आगे एक्सेस करे, तो ये उसका अपना एरिया है ना। सो वो क्या करेगा? यस है अगर तो वो आगे जाने देगा, अगर नहीं, अगर वो कहता है कि इस बेस से वो कम, यानी ये किसी और प्रोसेस का एरिया है, किसी और प्रोग्राम का एरिया है, तो यहां मुझे कभी भी नहीं एक्सेस करने देगा। अगर ऐसी बात है, नो है, तो क्या होगा? ट्रैप जनरेट हो जाएगा। अगर ट्रैप जनरेट हो जाएगा और एरर आ जाएगा, यानी ये मेमोरी एक्सेस मुझे नहीं होगी, मेरे प्रोसेस को मेमोरी एक्सेस नहीं दी जाएगी। अगर मैं बेस से ग्रेटर देन, यानी ये जो बेस है इससे ग्रेटर देन को एक्सेस कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर लेस देन मैं कर रहा हूं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। पहला चेक ये है कि अगर बेस से लेस पे मैं नहीं चेक कर सकता, मैं मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? जो मेमोरी मुझे उसने एलोकेट की है, सिर्फ मुझे उसके अंदर लिमिट कर रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर एक्सेस करो, यानी इससे आगे मुझे एक्सेस करने दे रहा है, इससे पीछे नहीं करने दे रहा। नंबर 1। नंबर 2, फिर वो क्या करता है? बेस प्लस लिमिट करता है, ठीक है। पहले तो उसने बेस देखा कि बेस से आगे आप एक्सेस कर रहे हैं तो ओके है, आपका एड्रेस ठीक है, आपका डेटा करेक्ट है, आप सही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है।
सेकंड चीज वो कहता है कि बेस प्लस लिमिट, अगर बेस और लिमिट, अब बेस आपकी कोई एक वैल्यू होगी ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये वैल्यू के अंदर जब लिमिट को आप ऐड करेंगे 100 बाइट्स को तो वो ये चीज बनेगी, यहां तक बन जाएगी, ठीक है। अगर बेस प्लस लिमिट से लेस देन है, ठीक है, अगर बेस प्लस लिमिट से यानी इस चीज से लेस है यानी इसके अंदर है तो ये आपका ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि आप इसके अंदर मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, आपने जो भी वेरिएबल आपके प्रोग्राम ने बनाना है वो इस मेमोरी के अंदर ही बनाएगा, इससे बाहर नहीं बना सकता। सो इस मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम आपका एक्सेस कर सकता है, बाहर नहीं। अगर बाहर करेगा यानी इससे पीछे वो एक्सेस करेगा तब भी एरर आ जाएगा, इससे आगे एक्सेस करेगा तब भी एरर आ जाएगा। ऐसी दोनों सूरतों में ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैप जनरेट करेगा और आपके प्रोग्राम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, एरर दे देगा, सिर्फ एरर रिटर्न करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। क्लियर? सो ये मेमोरी को इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी एरिया के अंदर एक्सेस ना कर सके, इस ताकि हर प्रोग्राम प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेमोरी प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स इससे आगे चलते हैं। मेमोरी प्रोटेक्शन हमने देख ली। दूसरी चीज है सीपीयू प्रोटेक्शन। सीपीयू प्रोटेक्शन क्या है कि सीपीयू के पास होता क्या है, सीपीयू के पास स्टूडेंट्स टाइमर होता है, एक टाइमर होता है सीपीयू के पास। ये पता होता है कि वो टाइम फिक्स करता है। मसलन एक ऑपरेशन जो है उसने कहा है कि मुझे सीपीयू के 100 साइकिल्स चाहिए, ठीक है, 100 साइकिल चाहिए। तो सीपीयू कैसे करेगा? सीपीयू टाइमर अपना लगाएगा और उस टाइमर को डिक्रीमेंट करता चला जाएगा और ये जो टाइमर है ये आगे मूव करता जाएगा और डिक्रीमेंट होते होते जब वो 0 होगा तो इसका मतलब इस प्रोसेस का टाइम खत्म हो गया है। सीपीयू क्या करेगा? आप किसी और प्रोसेस को टाइम देगा। सो ये जो टाइमर होता है सीपीयू का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो सीपीयू जो होता है इसको प्रोटेक्ट करता है, किसी को एक्सेस नहीं करने देता, सिर्फ ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इसको एक्सेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोटेक्ट करता है सीपीयू के टाइमर को, ठीक है। सो टाइमर इज देखिए ना, ये आपका लिखा हुआ डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऑपरेशन मैंने आपको समझा दिया सिंपल टर्म्स में, बस ये काम होता है। अगर टाइमर को किसी वजह से प्रॉब्लम आएगी तो सीपीयू की वर्किंग खराब हो जाएगी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोटेक्ट करता है और टाइमर को एक्सेस नहीं करने देता किसी को भी, ठीक है। सो सीपीयू इसको यूज करता है और इसको छेड़ने नहीं देता। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो नेटवर्किंग के स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम देखते हैं, इनको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेंगे और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।